हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंश सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम 5वें नंबर का सैम्पल पेपर जो है आज हम उसे सॉल्व करने वाले हैं, उसे हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले 4 आपके नए सैम्पल पेपर नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके साथ साथ में उनके जो सोल्यूशन है, आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में जाएंगे तो वहां पर हर चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए मैंने सोल्यूशन दे रखे हैं, तो उन सोल्यूशन को आप देखिए, चैप्टर वाइज उन्हें याद कीजिए, समझिए और आप देखेंगे कि आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। आज हमारा 5वें नंबर का सैंपल पेपर है। इस सैंपल पेपर के माध्यम से आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और नई नई जानकारी आप लोगों को मिलेगी, नई नई हिंट हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप अपने पेन और पेंसिल को लेकर बैठिए और 2 पेज निकाल के बैठिए, जिससे कि आप लोग इस सैंपल पेपर को मेरी वीडियो देखने के बाद आप आसानी से कर सकें और समझ सकें। तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। सबसे पहला दे रखा है, स्त्री में अंतःरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। तो आपको बता दें, भ्रूण जो होता है वो होता है ब्लास्टुला अवस्था में, ठीक है ना। यहाँ पर एक शब्द दे रखा है मोरुला, तो आपको बता दें 8 से लेकर 16 कोश की अवस्था तक जो भ्रूण होता है उसको मोरुला कहते हैं, जो गेंद आकार का होता है, ठीक है। आगे है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण जो होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, निभाग पाया जाता है। तो निभाग जो होता है वो पाया जाता है बीजांड में। किसमें पाया जाएगा? बीजांड में पाया जाएगा। और यहाँ आपको उपरोक्त सभी दे रखा है, तो आपको क्या काम करना है, उपरोक्त सभी नहीं मारना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा था कि ये सभी आंसर आता है। तो 99% आप लोगों का ये सभी है, लेकिन 1% आपको दिमाग भी लगाना है। तो 1% जो दिमाग लगाना है वो ऐसे प्रश्न में ही लगाना है, आपको ये 1% की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। मतलब बीजांड में लगाना है, 1% मतलब बीजांड वाला आंसर आएगा, ये सभी नहीं आएगा। अगला है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम जीन इंजीनियरिंग कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम आप लोगों को डिटेल में बता चुके हैं। आपने बायोटेक्नोलॉजी की वीडियो नहीं देखी तो आप जाइए देखिए, आप लोगों को वहां पर इससे संबंधित सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। 10 नंबर की वीडियो है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा चिकित्सा में, कृषि में और इन दोनों में। तो इसका आंसर इन दोनों में आएगा। तो इस तरीके से हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो लगातार आप बनी रहेगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है ना। पहला है, एक आवर्तबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो मैं आपको बता दूं, नर युग्मकोद्भिद जो होता है ना, इसका विकास होता है पुंकेसर के परागकोश के अंदर, ठीक है। जबकि मादा युग्मकोद्भिद जो होता है ना, मादा युग्मकोद्भिद का होता है अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, बीजांड के अंदर बीजांड होता है और बीजांड के अंदर जो है वो अंड मिलता है और अंड को ही भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश को ही मादा युग्मकोद्भिद बोलते हैं, ठीक है ना। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो जो डीएनए को तोड़ेगा उसको हम बोलेंगे डीएनए नहीं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी बोल देते हैं, जो डीएनए की कैंची या डीएनए का चाकू भी कहलाता है। उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। तो हमारे शरीर में वो कोशिकाएं जो होती हैं वो होती हैं सर्टोली कोशिकाएं, जो शुक्राणु को पोषण देने का काम करती हैं, जो वृषण के अंदर मिलती हैं। अगला है, वर्णांता व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। क्योंकि वर्णांता वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसमें लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता, इसलिए उस व्यक्ति को रेलवे में या ट्रैफिक पुलिस में नहीं रखते हम, ठीक है ना, क्योंकि वो सिग्नल को ठीक से नहीं पहचान पाएगा। इसको लाल हरा अंधापन बोलते हैं। लाल कलर हरा दिखाई देता है और हरा कलर लाल दिखाई देता है, ठीक है ना। अगला है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या बताइए। तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम जो होता है इसको हम बोलते हैं 44 + XXY, क्योंकि इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र बड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। टर्नर सिंड्रोम होता है 44 + XO, मतलब इसमें एक गुणसूत्र की कमी होती है, इसलिए इसमें 45 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम तीसरे वाले पर चलते हैं और इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, उनको समझ लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत बढ़िया हैं। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो पेपर में आप लोगों को डीएनए का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है और चित्र में जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन लिख के आना। डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, एक कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, 2 नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। जो इन्फॉर्मेशन उसमें है वो साफ सुथरी बनाना। आगे 5' से 3' की तरफ, 3' से 5' की तरफ
कंप्लीट बनाकर आएंगे। ऐसा उल्टा सीधा सा बनाना मत बना देना। बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं डीएनए को ऐसा बना के देगा, पोलियो मार गया क्या डीएनए को, ऐसा नहीं। बनाओ, साफ बनाओ, सुंदर बनाओ, अच्छे से बनाओ। अगला है वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया? तो क्रोमोसोमवाद वंशागति का सटनबा बाबरी ने दिया था। ये दोनों वैज्ञानिक थे, ठीक है। अगला है आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? काफी इंपॉर्टेंट है, जस्ट ए मिनट। बताइए इसका आंसर क्या है? वैसे इसका आंसर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इससे पहले वाली वीडियो में जो प्रैक्टिस है ना 4, वहां पर बता चुका हूं। संबंध का नाम बताओ। संबंध का नाम है सहभोजिता। क्या है? अगला है डीएनए तथा आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? जो डीएनए होगा उसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होगी, जो आरएनए होगा उसमें राइबोस शर्करा होगी। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए मेरे पर कंट्रोल नहीं रहा गया, इसलिए मैंने बिस्कुट खा लिया, ठीक है। आगे है विसंक्रमण पर टिप्पणी कीजिए। ये अच्छा पॉइंट है, इसे कर लेना। विसंक्रमण का मतलब कोई ऐसी जगह जो संक्रमित है उसको विसंक्रमित करना है, रोगाणु रहित करना है। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिए थे। जो सबसे पहला नियम था प्रभाविता का नियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसे आप याद करके जाना। अगर आपको इसका नहीं मिलता है तो हमारी बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में जाओ, प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी, जेनेटिक्स 9 नंबर की वीडियो है। उस वीडियो को आप देखते हैं, याद करते हैं तो 9 नंबर एक वीडियो से आपको मिल जाएंगी। उपयुक्त चित्र की सहायता से मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो मादा जनन तंत्र का सचित्र आप लोगों को वर्णन करना, डायग्राम बनाना और उसके डायग्राम के बारे में सभी चीजें आप लोगों को लिखनी है, वर्णन करना है। अंतर बताना है। सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा, मोस्ट इंपोर्टेंट। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा 2023 के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है, इसको आप 100% याद करके जाइएगा, ठीक है। ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में चले जाना, वहां पर रो वाला आपको वीडियो दिखाई दे जाएगा, उसमें ये सब कुछ मिल जाएंगे। एंटीबायोटिक पर टिप्पणी कीजिए। तो प्रतिजैविक जो है इस पर आपको टिप्पणी करनी है डिटेल में। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप हमारी बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स वाले में देख लेना, वहां मिल जाएगी टिप्पणियां। पीसीआर प्रतिबंधन एंजाइम मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीसीआर तो ये मान लो 101% आना है आपका, और प्रतिबंधन एंजाइम ये भी आप लोगों का आना है, तो इसको आप याद करके जोड़ जाइएगा। और टिप्पणियों से संबंधित मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है। कंप्लीट बायोलॉजी में कौन कौन सी टिप्पणियां आ सकती हैं उनको मैंने बताया है। बायोलॉजी उसमें है ना, बायोलॉजी के टेस्ट में चले आना और वहां पर आप लोगों को सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है ना। उसमें सिर्फ टिप्पणी के बारे में बात की हमने। अगला है अंतर स्पष्ट कीजिए। विदलन और समसूत्री विभाजन में क्या अंतर है ये बताना है। प्रभाविता और अप्रभाविता में क्या अंतर है ये बताना है। बहुत इंपोर्टेंट है ये वाले। अगला है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। ये इतना इंपोर्टेंट है कि हर साल पेपर में पूछा जा रहा है और हो सकता है 2023 में भी देखने को मिल जाए, 24 में देखने को मिल जाए। तो आप लोगों को क्या काम करना है, इसको अच्छे समझना है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है तो बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में जाइए, वहां पर मानव जन स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो मिलेगी, डिटेल में जानकारी दी गई है। 14 नंबर की वीडियो है, आप वहां पर देख सकते हैं। अगला है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। नाम बताना है और वर्णन भी करना है। अच्छा है, मतलब वर्णन नहीं करना, सिर्फ चित्र बनाना है। चित्र बनाना बना देना। उस संवर्धन में जहां इकोलाई वृद्धि कर रहे हैं, लैक्टोज डालने पर लैक ऑपरेन उत्प्रेरित होता है, तब कभी संवर्धन में लैक्टोज डालने पर लैक ऑपरेन काम करना बंद कर देता है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस वाले प्रश्न को कभी मैं क्लास में आप लोगों को मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये आप लोगों कितना भी दिमाग लगा लो ये समझ में नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनको मैं ही कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस वाले को आप छोड़ सकते हैं। अगला है क्या सुकेंद्रकी कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मिलते हैं? कह देना मत, नहीं मिलते। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलते हैं, जीवाणु वगैरह में, यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलते, ठीक है ना। अगला है मनुष्य में नर जनतंत्र का वर्णन कीजिए। शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं बताइए। तो पुरुष जनतंत्र और नर जनतंत्र, नहीं, पुरुष जनतंत्र और मादा जनतंत्र, इनका आप वर्णन करके आना और इनको आप अच्छे तरीके से जानकर भी आना, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई ना कोई, पुरुष या स्त्री में से कोई ना कोई एक पूछ लिया जाता है, ठीक है।
अगला है आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो जेनेटिक कोड मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में छपा हुआ बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आप इसको 101% याद करके जाना। टिक लगा लो नोट्स में अपने में, या मॉडल है तो मॉडल में टिक लगा लो। अगला है बायोगैस क्या है, एक प्रारूपी बायोगैस संयंत्र का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। बायोगैस आज के समय में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसको भी आप अच्छे तरीके से याद जरूर करके जाना। लास्ट में दे रखा है व्यसन से आप क्या समझते हैं, प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम व उनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। आप लोगों को इसमें ये बताना है, ड्रग्स वाला कोई लेता है, अल्कोहल पीता है ना, तो इनके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उन नुकसानों के बारे में आपको डिटेल में बताना है। आपको मैं क्लास में सब कुछ समझा चुका हूँ, अब बस आपको क्या काम करना है, ये जो आज का हमारा ये टेस्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप 2 पेज निकालिए, पहले मैंने आपको दे दिया है, अब दोबारा इस वीडियो को देखो, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन्हें लिखो और जो क्वेश्चंस नहीं आते उन्हें याद करो, याद करके लिखो, लेकिन आपको याद करके ये जरूर जाने हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए सबसे अच्छा है आप बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में जाइए, चैप्टर वाइज आप लोगों को हर एक चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगी, उन वीडियोस को देखो, उन्हें याद करो। बस आप उन वीडियो को देखकर याद करके चले जाते हो ना, 101% आप पास हो जाएंगे। उसके साथ में अगर तुमको और एक्स्ट्रा नंबर चाहिए तो मैंने बायोलॉजी टेस्ट जो है मैंने वहाँ पर एक वीडियो डाल रखी है, उस वीडियो में जो टेस्ट दे रखे हैं उन टेस्टों को डेली सॉल्व करो, उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको आप मॉडल में से या नोट्स में याद करो, आपकी परसेंटेज भी अच्छी बन जाएगी। बस आप लोगों को इतना काम करके आना है, आप देखेंगे कि आप कुछ ही समय में बहुत अच्छे नंबर आसानी से ले आएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, लेकिन आज आप लोगों को एक प्रश्न मैं और जरूर दे रहा हूं, उस प्रश्न का आप लोगों को जवाब बताना है। भारत के भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, सर जगदीश चंद्र बोस, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना या डॉक्टर बीरबल साहनी। इनमें से आपका आंसर क्या है, उस आंसर को आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।